हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में नगरीकरण और इसकी समस्याओं के बारे में कि किस प्रकार से 1901 के पश्चात भारत में नगरीकरण हुआ और कौन-कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। ये इस टॉपिक से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसका पहला जो वीडियो है उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से भारत में 1881 से प्रथम जनगणना हुई और उस समय नगरीय स्थिति जो है वो किस प्रकार की थी। एक सामान्य जो परिचय है वो नगरीकरण के बारे में दिया गया था। अब इस पाठ सेकंड में हम ये देखेंगे कि 1901 के पश्चात में भारत में किस प्रकार से नगरीकरण हुआ। भारत में 20वीं शताब्दी में नगरीकरण की विशेषताओं के आधार एवं प्रवृत्तियों के आधार पर नगरीकरण को 3 निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि किस प्रकार से भारत में नगरीकरण की जो वृद्धि हुई उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला काल है 1901 से 1931 तक का, जिसको मंद वृद्धि का काल जो है नगरीकरण के संदर्भ में कहा गया है। दूसरा काल 1931 के पश्चात 1931 से 61 तक का जो नगरीकरण का जो काल है उसको मध्यम काल का नाम दिया गया है। और तीसरा 1961 से 2011 तक का जो काल है उसको तीव्र गति का नगरीकरण का जो काल है वो कहा गया है। अब हम एक एक करके इनका जो अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नगरीकरण वृद्धि का मंद काल। इस काल के जो प्रथम दशक था जिसमें 1901 से 1911 में इसमें केवल 0.4% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं एवं महामारियों को माना जाता है। यानी कि जो 1901 से 1911 का जो समय है उसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं एवं महामारियां हुई, जिसके कारण से नगरीय जनसंख्या में केवल 0.4% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। इसी प्रकार जो द्वितीय दशक है 1911 से 1921 में भी महामारी के कारण ग्रामीण एवं नगरीय जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा नगरीय विकास भी ज्यादा नहीं हो पाया। इस समय 8.3% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस दूसरे दशक में भी बहुत सारी प्राकृतिक बीमारियां या महामारियां हुई, जिसकी वजह से नगरीय जो विकास है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो नगरीकरण का जो प्रथम काल जिसको 1901 से 1931 तक हमने कहा है, इसमें बहुत ज्यादा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाई और उसका मुख्य जो कारण था वो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं एवं महामारियों को माना जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा काल नगरीकरण वृद्धि का मध्यम काल। इसका समय 1931 से 1961 तक का माना जाता है। सन 1931 से 1941 के मध्य नगरीय जनसंख्या में 32% वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि नगरीय जनसंख्या में पहले वाले दशक से ज्यादा वृद्धि इस दशक में दर्ज की गई। इसी सन 1901 से 1931 की अवधि में नगरीय जनसंख्या में जितनी वृद्धि हुई उससे 1.5 गुना वृद्धि 1931 से 1941 के मध्य दर्ज की गई। यानी कि पूर्व के जो 30 वर्ष थे या 3 दशक थे उनमें जितनी वृद्धि हुई उससे 1.5 गुना ज्यादा वृद्धि इस एक दशक में 1931 से 1941 के मध्य दर्ज हुई। और ऐसा हम कह सकते हैं कि इस समय 1931 से 1941 के मध्य नगरीय जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिली। इसी प्रकार 1941 से 1951 के मध्य भी 41.15% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि इस समय भी
जो 41 से 51 का दशक था, उसमें भी नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। इस दशक में भारत के विभाजन एवं आजादी के कारण बड़ी संख्या में नगरीय जनसंख्या का पलायन नगरों की ओर हुआ। यानी कि यह भी माना जाता है कि चूंकि इस दशक में भारत का विभाजन भी हुआ था और भारत को आजादी भी मिली थी, जिसके कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन जो है हुआ। इस समय नगरों की संख्या भी 2267 से बढ़कर 1951 में 2890 हो गई थी। यानी कि जो नगर थे उनकी संख्या भी लगभग काफी बढ़ चुकी थी। इसी प्रकार 1931 से 1961 के मध्य नगरीय जनसंख्या 11.9 से बढ़कर 18% दर्ज की गई। यानी कि 31 से 61 के मध्य भी नगरीय जनसंख्या जो है वो बढ़कर 18% जो है वो दर्ज की गई। तीसरा काल है नगरीकरण वृद्धि का तीव्र काल। यानी कि इस काल में बहुत ज्यादा गति से नगरीय जनसंख्या का विकास हुआ और इसमें 1961 से 2011 तक के समय को सम्मिलित किया जाता है। सन 1961 के पश्चात नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। इसी समय 1961 से 1971 के दशक में नगरीय जनसंख्या में 38.2% वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि जो 61 से 71 का जो दशक था, समय था, उसमें लगभग 38% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जो है वो हुई। सन 61 में नगरीय जनसंख्या 7.89 करोड़ से बढ़कर 10.91 करोड़ दर्ज की गई। यानी कि 61 में जो नगरीय जनसंख्या थी वो 7.89 करोड़ से बढ़कर जो है 10.91 करोड़ नगरीय जनसंख्या हो चुकी थी। इसी प्रकार सन 1971 से 1981 के मध्य नगरीय जनसंख्या 10.91 करोड़ से बढ़कर 15.97 करोड़ जो है वो दर्ज की गई। यानी कि इस समय भी ये जो दशक है 1971 से 1981 के मध्य का जो समय है, इसमें भी जो जनसंख्या है नगरीय जनसंख्या 10.91 करोड़ से बढ़कर 15.97 करोड़ जनसंख्या जो है बढ़ चुकी थी। यानी कि लगभग 5 करोड़ की जो जनसंख्या इसमें वृद्धि दर्ज की गई। इस समय कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 23.3% देखी गई। कि इस समय जो नगरीय जनसंख्या थी वो 23.3% हो चुकी थी। इस समय औद्योगिक विकास तथा नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के कारण नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन अधिक हुआ, क्योंकि इस समय भारत में तेजी से बड़े शहरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो रहा था और उसके कारण से बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर वहां देखने को मिले, जिसके कारण से जनसंख्या का पलायन जो है नगरों की ओर धीरे धीरे होना प्रारंभ हुआ। सन 1981 से 1991 के मध्य नगरीय जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि 36.19 से दर्ज की गई। यानी कि इस समय भी 36.19% वृद्धि है वो दर्ज की गई। सन 1981 से 1991 के मध्य नगरीय जनसंख्या 15.97 करोड़ से बढ़कर 21.71 करोड़ दर्ज की गई। इस समय भी लगभग जो है 5 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो है वो नगरों की बढ़ चुकी थी। सन 1991 से 2001 के मध्य नगरीय जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि 31.30 जो है वो दर्ज की गई। इस समय भी जो 91 से लेके 2001 तक का जो दशक है उसमें भी जो वृद्धि है वो 31.30 जो है वो दर्ज की गई। इसी प्रकार से सन 1991 से 2001 के मध्य नगरीय जनसंख्या 21.77 करोड़ से बढ़कर 28.55 करोड़ दर्ज की गई। यानी कि लगभग जो है 7 करोड़ जनसंख्या जो है
बढ़ चुकी थी इस एक दशक के दौरान। इस समय तीव्र औद्योगिकरण, विदेशी पूंजी निवेश, यातायात एवं परिवहन आदि में विकास के कारण नगरीकरण में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। इस समय भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में औद्योगिक विकास हो रहा था, विदेशी पूंजी का निवेश हो रहा था, यातायात और परिवहन के साधनों का बहुत तेजी से विकास हो रहा था, जिसके कारण से नगरीय जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि जो है वो देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार 2001 तक भारत की जनसंख्या का 27.81% नगरों में रहता था, जो 2011 तक यह 31.16% और 2018 में 33.6% दर्ज किया गया। यानी कि 2001 से ये बढ़ते बढ़ते ये 2018 में 33.6 तक जो है ये नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो हो चुका है। आजादी के बाद से पहली बार जनसंख्या में पूर्ण वृद्धि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक दर्ज की गई। कि स्वतंत्रता के बाद में बहुत तेजी से जो शहरी जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा जो है वृद्धि वो दर्ज की गई। शहरीकरण के स्तर में 2001 की जनगणना में 27.81% से 2011 की जनगणना में 31.16% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई। लगातार नगरों की जनसंख्या है वो बढ़ रही थी। यहाँ हम इस टेबल में देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से 1901 से लेके 1911 में नगरीकरण जो हुआ। यहाँ पर 3 अलग अलग कलर दिखाए गए, 1901 से 1931 तक, फिर 1941 से 1961 तक और 1971 से 2001 तक। यहाँ ये कुल जनसंख्या दिखाई गई है भारत की मिलियन में, और इस तीसरे कॉलम में कुल नगरीय जनसंख्या मिलियन में दिखाई गई है, और यहाँ इस चौथे कॉलम में नगरों की संख्या दिखाई गई। यहाँ पर 1901 में भारत में केवल 1915 जो है वो नगर थे। ये बढ़ते बढ़ते 2011 में 7,935 जो है वो नगर बन चुके हैं। तो इससे हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में छोटे और बड़े नगरों की संख्या है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से जो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है, ये 1901 में था 10.84% और 2011 में ये बढ़ के हो गया 31.16%। यानी कि इस 1901 से 2011 के मध्य लगभग 20% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या बढ़ चुकी है। यहाँ पर ये नगरीय जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो दी गई है। अब हम देखते हैं कि भारत में नगरीकरण की सामान्य प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार की है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की आबादी लगभग 1.37 बिलियन और चीन की 1.43 बिलियन आबादी जो है वो हो जाएगी। ये एक अनुमान है, सर्वेक्षण है। इसी प्रकार से वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी 1.64 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। यानी कि 2050 तक इसका अनुमान किया गया है कि जो कुल आबादी है भारत की ये 1.37 बिलियन से 1.64 बिलियन तक ये हो जाएगी। तब तक जो वैश्विक जनसंख्या में 2 बिलियन लोग और जुड़ जाएंगे, और यह वर्ष 2019 में 7.7 बिलियन से बढ़कर 9.7 बिलियन हो जाएगी। यानी कि भारत, चीन जो देश है इनकी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन साथ में दुनिया के जो दूसरे बड़े कस्बे हैं या जनसंख्या उनमें भी बहुत ज्यादा जो है वो जनसंख्या बढ़ जाएगी। भारत में नगरीकरण का अस्तित्व मुख्य रूप से आजादी के बाद है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद में नगरीकरण में बहुत ज्यादा वृद्धि भारत में देखने को मिली। 2001 के पश्चात भारत में नगरीकरण का विकास काफी तेजी से हो रहा है। यानी कि 2001 के बाद में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन जो है वो इंडिया में देखने को मिल रहा है। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरों में रहने वाली आबादी लगभग 11% थी, जिसका
विवरण जो है पहले की टेबल में भी दिया गया है, जो 2001 में बढ़कर लगभग 27% और 2011 की जनगणना के अनुसार ये बढ़कर 30%, यानी कि लगभग जो है ये 31.16% हो गई। यानी कि इससे हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2011 से ये जनसंख्या यहाँ पर 1901 में थी और जो बढ़ते बढ़ते 2011 में ये 31.16% जो है वो हो गई। तो 1901 से लेके 2011 तक हम ये देख सकते हैं कि लगभग 20% जो है वो नगरीय जनसंख्या बढ़ चुकी है। 2007 की यूएन स्टेट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में पलायन कर लेगी। यानी कि ये भी एक यूएन का एक सर्वेक्षण का आंकड़ा है कि 2030 तक जो है भारत की 40% जो जनसंख्या है वो नगरों की ओर पलायन जो है वो कर लेगी। इसका मुख्य कारण ये देखने में आ रहा है कि नगरों में रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं और रोजगार के अवसरों के अलावा भी जो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलती वो नगरों में आसानी से मिल जाती है। जनसंख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि नगरों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भी काफी बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, नगरों की जो जनसंख्या उसमें जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ये भी काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर घनत्व की बात करें तो मुंबई में वर्ष 1901 में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 2000 लोग रहते थे। यह संख्या वर्ष 1961 में बढ़कर लगभग 9000 हो गई। यानी कि 1901 में तो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2000 लोग रहते थे, लेकिन 1961 में ये 9000 तक पहुंच गई और इसी प्रकार 1991 में बढ़कर ये 20,000 से भी ज्यादा और अब लगभग 28,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि मुंबई में एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग जो 28,000 लोग जो है वो रहते हैं। इस कारण मुंबई दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले नगरों में शामिल हो गया, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां हम देखते हैं इस टेबल में भारत के मुख्य नगरों में जनसंख्या वृद्धि। जैसे मुंबई है तो मुंबई में यहाँ पर 1951 में 1901 की तुलना में 3.8 गुना जो है वो जनसंख्या वृद्धि हुई है। या इस अगले वाले कॉलम में 2011 में 1901 की तुलना में 22 गुना जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, इन सब में आप ये देख रहे हैं कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ इस कॉलम में 1901 की तुलना में आप देखेंगे 2011 में 22 गुना, 76 गुना, 9 गुना, 15 गुना, 52 गुना, 17 गुना, 31 गुना जनसंख्या में वृद्धि जो है वो इन बड़े नगरों में देखने को मिली है। अब हम देखते हैं कि भारतीय नगरीकरण की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। भारत में नगरीकरण का स्तर अनेक देशों की तुलना में निम्न है। यानी कि जो दूसरे देश हैं उनकी तुलना में हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो काफी निम्न स्तर का है। किंतु नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से अधिक है। कि पहले बताया कि जो अर्बनाइजेशन का जो लेवल है ये तो लो है, लेकिन जो जनसंख्या है वो इन देशों से भी नगरीय जनसंख्या ज्यादा है। भारतीय नगरीकरण की अनेक विशेषताएं सामने आती हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं 20वीं शताब्दी में कुल जनसंख्या में हुई 4 गुना वृद्धि की तुलना में नगरीय जनसंख्या में 11 गुना वृद्धि हुई। यानी कि जो पहले 4 गुना वृद्धि हुई, लेकिन अब जो इस शताब्दी में नगरीय जनसंख्या में 11 गुना की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। देश में नगरीकरण की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन स्पष्टतः देखा जा सकता है। इनकी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो असंतुलन, कहीं पर नगरीकरण कम हो रहा है, कहीं पर ज्यादा हो रहा है, तो ये भी देखने को मिलता है। जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में तथा उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग में नगरीकरण
अधिक हुआ, यानी कि जो पूर्वी देश का जो पूर्वी भाग है उसकी तुलना में पश्चिमी भाग में नगरीकरण अधिक हुआ है, और इसी प्रकार से उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग में भारत के नगरीकरण जो है वो अधिक हुआ है। इन प्रदेशों में भी आंतरिक असमानता पाई जाती है, यानी कि इनमें भी बहुत ज्यादा छोटे और बड़े नगरों में असमानता जो है वो देखने को मिलती है, जिसके बहुत सारे कारण जो है वो हो सकते हैं। रोजगार के कारण भी हो सकते हैं, वहां पर औद्योगिक विकास किस प्रकार से हो, ये भी कारण वहां पर हो सकते हैं। इसी प्रकार से नगरीय वृद्धि में ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के अभाव में नगरों की ओर पलायन जैसे नकारात्मक कारकों का अधिक योगदान रहा, यानी कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा अवसर जो है वो नहीं मिलते हैं, जबकि शहरों में रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा मिलते हैं। उसके कारण से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जो पलायन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा हुआ है, जिसके कारण से नगरीय जनसंख्या के अनुपात में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार भारतीय नगरीकरण बहुत ज्यादा नियोजित एवं औद्योगिकरण नहीं होने से नगरों में बेरोजगारी, गंदी बस्तियां अर्थात स्लम, प्रदूषण, जन सुविधाओं का अभाव इत्यादि समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। इनकी भारत में नगरों का विकास तो हुआ है, इंडस्ट्रियल विकास भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एक नियोजित विकास या नियोजित औद्योगिक विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेरोजगारी है, स्लम है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, जल की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन समस्या, ये भी धीरे धीरे नगरों में देखने को मिल रही है। नगरीय जनसंख्या में महानगरों एवं प्रथम श्रेणी नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। इनकी जो बड़े नगर है, महानगर है, मेट्रो सिटी है, और जो प्रथम श्रेणी के नगर है उनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो तेजी से बढ़ रहा है, जबकि छोटे जो नगर हैं उनकी जनसंख्या का प्रतिशत इतना अधिक नहीं बढ़ रहा जितना महानगरों का और बड़े नगरों का बढ़ रहा है। अपवाद स्वरूप 1911 से 1931 की अवधि को छोड़कर प्रत्येक दशक में नगरीय वृद्धि दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से ऊंची रही, यानी कि एक जो दशक है 1911 से 1931 को अगर छोड़ दें तो जो बाकी के दशक में जो नगरीय वृद्धि है वो लगभग सब में ज्यादा रही है, ऊंची रही है। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 24.80% तथा नगरीय जनसंख्या में 46.02% रही, यानी कि जो कुल जनसंख्या है उसमें भी दशकीय वृद्धि बहुत ज्यादा रही है, और जो नगरीय जनसंख्या उनमें भी जो दशकीय वृद्धि है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पश्चिमी देशों के समान भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की क्रियाएं सहगामी नहीं रही, यानी कि जो पश्चिमी देश है, यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिकन कंट्रीज है, इसमें जिस प्रकार से नगरीकरण हुआ है और औद्योगिकरण हुआ है, यानी कि दोनों का एक तालमेल के साथ में वहां विकास हुआ है, लेकिन वो तालमेल अपने यहाँ पर भारत में देखने को नहीं मिलता है। एक विद्वान हुए पीच के अनुसार भारत के नीति निर्धारकों का उद्देश्य था नगरीकरण के बिना औद्योगिकरण, लेकिन प्राप्त हुआ बिना औद्योगिकरण के नगरीकरण। इनकी जो हमारे जो नीति निर्धारक थे उनका उद्देश्य ये था कि नगरीकरण के बिना औद्योगिकरण जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर प्राप्त हुआ बिना औद्योगिकरण के नगरीकरण, यानी कि हमारे नगरों का विकास तो हुआ लेकिन उसमें जो औद्योगिकरण का जो विकास जिस गति से या जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है इसका दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके तीसरे पार्ट को देखने के लिए जो अगला वीडियो है पार्ट 3 वो आप अवश्य देखें, और यहाँ पर ये कुछ पुस्तकों के संदर्भ नाम दिए गए हैं। आपको अगर इस टॉपिक से संबंधित कुछ और अध्ययन डिटेल में करना है तो आप इन पुस्तकों का जो अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो टॉपिक है इसका जो पार्ट 2 है यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही इसका जो 3rd पार्ट है उसको आप अवश्य देखें ताकि ये टॉपिक जो है पूरा आपके समझ में आ जाए। धन्यवाद।